हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6318। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 78 तक कंप्लीट कर लिया था। आगे के क्वेश्चन हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों डीपीएसपी और मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान राज्य के नीति निदेशक तत्वों डीपीएसपी और मूल कर्तव्य दोनों में शामिल हैं, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए डीपीएसपी और मूल कर्तव्य दोनों का उपयोग किया जा सकता है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य दोनों में कई बार संशोधन किए गए हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जो डीपीएसपी है इसमें कई बार संशोधन हुए हैं, लेकिन जो मूल कर्तव्य हैं उनमें केवल एक बार संशोधन किया गया है, तो इस तरह से ये गलत हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत में पदस्थापित विदेशी राजनयिकों के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ये करेक्ट है। सेकंड, मूल नागरिकता अधिनियम 1955 में राष्ट्रमंडल नागरिकता की अवधारणा का प्रावधान किया गया था, ये भी करेक्ट है। थर्ड है, भारत का कोई भी नागरिक जो लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर सामान्य रूप से निवास करता रहा हो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो प्रावधान है ये विदेशों में 7 वर्षों से रहे प्रत्येक नागरिक पर लागू नहीं होता। इसमें कुछ विशिष्ट अपवाद शामिल हैं, तो इस वजह से ये थर्ड वाला गलत हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, यह भारतीय नागरिकों के लिए अवसर और परिणामों की समता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है, तो ये गलत है, क्योंकि जो उद्देशिका है वो नागरिकों के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित करने की आकांक्षा रखती है, लेकिन इसमें जो परिणाम है उसकी समता का उल्लेख नहीं है, तो ये गलत हो गया। सेकंड दे रखा है, ये संसद को मूल अधिकारों की रक्षा और संवर्धन हेतु कानून बनाने का अधिकार देती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यह ना तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर कोई निषेध है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर ब्रिटिश ताज को वीटो का अधिकार था, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, इसने प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विषयों के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया और संपूर्ण प्रशासन विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है, इसने रियासतों को छोड़कर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की परिकल्पना की गई थी, तो ये गलत है, क्योंकि जो भारतीय रियासत है उनके लिए संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, और इसमें दे रखा है रियासतों को छोड़कर, तो इस तरह से ये गलत हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में सुर्खियों में रहा जेवंस पैराडॉक्स शब्द निम्नलिखित में से किस परिघटना को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, दक्षता में सुधार के परिणाम स्वरूप समग्र संसाधन खपत में अनपेक्षित वृद्धि। ब्रिटिश अर्थशास्त्री विलियम स्टेनली जेवंस द्वारा 1865 में प्रस्तावित जेवंस पैराडॉक्स के अनुसार किसी संसाधन के उपयोग की दक्षता बढ़ाने से उस संसाधन की जो खपत दर है, मतलब जो वो है, घटने के बजाय क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वह संसाधन आर्थिक रूप से अधिक आकर्षक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के उपरांत किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कोलेजियम की सहमति आवश्यक है, तो ये भी करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 है,
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDKY का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कम उपज वाले जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 86, साइबर अपराधों के संदर्भ में पिंक बुचरिंग शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, एक स्कैम जिसमें पीड़ितों को फेक मुनाफे के आधार पर बार बार निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। पिग बुचरिंग स्कैम ये एक साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी है। इसका नाम बद से पहले स्वर को मोटा करने के विचार से लिया गया है। स्कैमर समय के साथ पीड़ित का विश्वास जीतते हैं और उन्हें फेक मुनाफा दिखाकर बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं और अंततः सारा पैसा है वो हड़प लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, किसी भी मामले में एक निजी कंपनी पर परमादेश ऋण लागू नहीं होती है। तो ये गलत है, क्योंकि जो न्यायालय है इसने यह कहा है कि असाधारण मामलों में यदि किसी निजी संस्था पर किसी कानून या वैधानिक नियम के तहत सार्वजनिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है तो ऐसी संस्था को उस कर्तव्य का पालन करने के लिए परमादेश जो परमादेश की प्रकृति का जो रीट है वो जारी किया जा सकता है, और इसमें बोला है लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये गलत है। सेकंड दे रखा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है वो नागरिकों के लिए सभी मामलों में उपलब्ध है। तो ये गलत है, क्योंकि ये कुछ जो है उसमें ये जारी नहीं की जाती है। कब कब ये जारी नहीं की जा सकती है? निरोध वैध हो, कार्यवाही किसी विधायिका या न्यायालय की अवमानना के लिए हो, निरोध किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया हो, या फिर निरोध न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो, तब ये वाली रिट जारी नहीं की जा सकती है। थर्ड है, उत्प्रेषण रिट न्यायिक और प्रशासनिक दोनों निकायों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल एक करेक्ट है, थर्ड वाला, फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन से दो सिविल सेवक क्रमशः संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार और मुख्य प्रारूपकार थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, सर BN राव और सुरेंद्र नाथ मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 89 है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्डधारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, एक OCI कार्डधारक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, एक OCI कार्डधारक भारत में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है। तो ये गलत है, क्योंकि वह हकदार नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं पूछा है इसमें? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही नहीं है, फर्स्ट वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा हाइपरलूप प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, एक मैग्लेव आधारित परिवहन प्रणाली जो निम्न दाब वाली निर्वात ट्यूबों में संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, अनुच्छेद 34 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में सेना विधि मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, संविधान सेना विधि को सैन्य न्यायाधिकरणों द्वारा सामान्य कानून और सरकार के निलंबन के रूप में परिभाषित करता है। तो ये गलत है, क्योंकि ये परिभाषित नहीं करता है। थर्ड है, सेना विधि की घोषणा से स्वतः ही बंदी प्रत्यक्षीकरण निलंबित हो जाता है। तो ये गलत है। जो उच्चतम न्यायालय है उसने यह निर्णय दिया है कि सेना विधि की घोषणा से स्वतः ही बंदी प्रत्यक्षीकरण का निलंबन नहीं होता है। तो इस वजह से ये गलत हो गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में कृपाण धारण करने और लेकर चलने को सिख धर्म का हिस्सा माना गया है तथा यह प्रावधान किया गया है कि हिंदू शब्द में सिख भी शामिल होंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्नोक्रेसी का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, यह शासन की एक प्रणाली है जिसमें जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उस पर तकनीकी विशेषज्ञों का नियंत्रण होता है। इस प्रणाली ने राजनेता, व्यापारी और अर्थशास्त्री नहीं बल्कि ज्ञान विशेषज्ञता या कौशल रखने वाले वैज्ञानिक, इंजीनियर और प्रौद्योगिकीवादी शासी निकाय का गठन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में सभी मौसमों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए चर्चा में रही जेड मोड सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी गगनगीर और सोनमर्ग। क्वेश्चन नंबर 95 है, अलिखित अथवा असंहिताबद्ध संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, ये बिना किसी औपचारिक संशोधन के परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ अनुकूलित हो सकते हैं, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, इनके सिद्धांत है वो अनेक स्रोतों में बिखरे हो सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है, संहिताकरण के अभाव के कारण इनमें निश्चित रूप से प्रवर्तनीय अधिकारों का अभाव होता है, तो ये गलत है क्योंकि संहिताकरण के अभाव का अर्थ प्रवर्तनीयता का अभाव नहीं है। फोर्थ है, ये परंपराओं, प्रथाओं और नैतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं, तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3 सही हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। जो थर्ड वाला है ये वाला, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 96, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये करेक्ट है। फिर हमारा सेकंड दे रखा है, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में चर्चा नहीं की जा सकती है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 है, युद्ध अभ्यास साइक्लोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह भारत और मिस्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक विशेष बलों का अभ्यास है, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, इस अभ्यास में उच्च तीव्रता वाले युद्ध, आतंकवाद रोधी अभ्यास और मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामरिक अभियान शामिल हैं, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन फर्स्ट है, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द वर्ष 1976 में एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़े गए थे, तो ये करेक्ट है। कथन सेकंड है, संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करने के लिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो ये करेक्ट है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 सही हैं तथा कथन जो सेकंड है वो कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, तो ये गलत है क्योंकि ये केवल जो राज्य हैं उसके द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को निषेध करता है, ना कि निजी व्यक्तियों द्वारा। सेकंड दे रखा है, केवल संसद ही किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार अथवा नियुक्ति के लिए निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित कर सकती है, तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर है 100, 1945 की सप्रू रिपोर्ट संविधान के प्रमुख प्रावधानों को आकार देने के लिए भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसने निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पर बल दिया था? तो फर्स्ट है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रावधानों का समावेश, तो ये करेक्ट है। सेकंड, गैर न्याय संगत राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का समावेश, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है, गैर न्याय संगत मौलिक कर्तव्यों का समावेश, तो ये गलत है। नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 करेक्ट है और थर्ड वाला गलत है। तो ये वाला टेस्ट पेपर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम इसके आगे वाला टेस्ट पेपर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।